Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर नस्ट के पास पेपर्स के एमसीक्यूज के ऊपर मूव करेंगे। आज की क्लास के अंदर मजीद एमसीक्यूज को देखेंगे नस्ट के पेपर्स के जरिए जो कि आपके पेपर के अंदर आने के जिनके चांसेस बेतहाशा ज्यादा हैं। रिमेंबर दिस थिंग बेटा, नस्ट के सॉफ्टवेयर के अंदर हजारों क्वेश्चंस फीड हैं। मेरी कोशिश है कि आपको उनमें से कई क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊं और कई हजार क्वेश्चंस को मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं। अभी तक मैं नस्ट के मोर देन 4000 एमसीक्यूज को सॉल्व करवा चुका हूं। तमाम के तमाम लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। इन क्वेश्चंस की लाजमी प्रैक्टिस करें, चाहे आप नेट 1 दे रहे हैं, नेट 2 दे रहे हैं, नेट 3, नेट 4 दे रहे हैं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सबसे पहले नंबर के ऊपर करें। सबसे इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस आपने ज्यादा से ज्यादा करनी है ताकि आपके आने वाले नस्ट के टेस्ट के अंदर आप बेहतरीन परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा मेरा न्यू नस्ट का बैच अभी स्टार्ट हो रहा है दिसंबर के अंदर, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन शामिल है। पूरे साल की फीस 6,500 7,000 रुपए होती है और इसमें आपकी कंप्लीट तैयारी तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव कवर करवाई जा रही होती है। मल्टीपल टेस्ट सेशंस होते हैं, इसके अलावा डाउट सेशंस होते हैं, इसके अलावा टॉपिकल पास पेपर विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। आज की क्लास के पहले क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। एग्जामिनर कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए 4x + 3y आयोटा का। अब देखो सबसे पहले तो आप इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। अभी आपके पास सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या होगी? इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होगी 4x, 3y के बराबर। सही है ना? अब हमें ये बात मालूम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है ए यानी कि रियल पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, फिर कॉमा आता है, फिर आगे होता है नेगेटिव का साइन। और अब की बारी में आप सिंपल तरीके से इमेजिनरी पार्ट को रखते हो और नीचे डिवीजन के अंदर अगेन रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस के साइन के बाद इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करवाऊं तो क्या बन जाएगा? ए की जगह पे आ जाएगा 4x, नीचे डिवीजन में आ जाएगा 4x का स्क्वायर, यानी कि इट शुड बिकम 16x स्क्वायर। और नीचे डिवीजन के अंदर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b वाली वैल्यू आपके पास 3y है तो 3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9y स्क्वायर के बराबर। सही है। फिर कॉमा आएगा, कॉमा के बाद नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का। अब अगेन b की वैल्यू लिखोगे, b बराबर है किसके? आपके पास 3y के। नेगेटिव का साइन ये फॉर्मूले का होता है। नीचे डिवीजन में अगेन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर विल बिकम हमारे पास सिंपल तरीके से 16x स्क्वायर के बराबर और b का स्क्वायर विल बिकम 9y स्क्वायर के बराबर। तो ये हमारे पास सिंपल तरीके से हमारा आंसर आ गया। चेक कर लीजिए किसके अंदर आ रहा है। तो 4x माइनस का 3y डिवाइडेड बाय 16x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर, ये हमारे पास आ रहा है सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर? ये हमारे पास आ रहा है बेटा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए के अंदर। ऑप्शन नंबर ए को अगर आप गौर से देखो तो बेटा इसके अंदर क्या आ रहा है? 4x माइनस का 3y, क्योंकि जब आप इस कॉमे को रिमूव करोगे तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो 4x माइनस का 3y और नीचे डिवीजन में 16x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर खाली यहाँ पे अचीव हो रहा है। तो बेटा देखो यहाँ पे खाली सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पे हमारे पास क्या हो रहा है? 4x और ऊपर क्या है? नेगेटिव का 3y। तो खाली देखो आपके पास 3 ऑप्शन ऐसे हैं जहां पे ऊपर क्या है? 4x माइनस का 3y, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। मगर देखो ऑप्शन नंबर सी और डी में गलती क्या है कि भाई नीचे हमारे पास होना चाहिए था प्लस के अंदर, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के नीचे क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे देखो प्लस का खाली एक ही ऑप्शन में आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। दैट्स द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एग्जामिनर को कंफ्यूज कर रहा है। अक्सर बच्चे परेशान हो जाएंगे, सर हमने तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला कॉमे वाला पढ़ा हुआ था। अरे भाई कॉमे वाला ही फॉर्मूला होता है, इसको खाली उन्होंने सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लिखा हुआ है कॉमे को रिमूव करके। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स आ रहा है तो बताइए स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ये मैट्रिक्स है, अगर ये मैट्रिक्स कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बताइए वैल्यू ऑफ ए और बी क्या होगी? अब देखो प्यारे शागिर्दों, हमें ये बात मालूम है अगर कभी भी मैट्रिक्स क्या हो? स्क्यू सिमेट्रिक हो। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप अपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो तो वो बराबर आएगा किसके? नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स के। तो एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि भैया तुम्हारा मैट्रिक्स कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर आप अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो तो आंसर में नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स आना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स है, सही है, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं सबसे पहले, तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि बेटा आप अपनी रॉस को कॉलम में कन्वर्ट करते हो, रॉस को कॉलम में कन्वर्ट करते हो। क्लियर है? तो भाई मेरी जो पहली रॉ आ रही है ना उसको मैं एज अ कॉलम लिख दूंगा 3 3 बी, फिर ये हो जाएगा नेगेटिव का 3 5 और ए, ये हो जाएगा मेरे पास बी 7 और 9। सही है। अब ये बराबर आना चाहिए किसके? नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स है। जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको नेगेटिव साइन के साथ लिख दो, जो भी ओरिजिनल मैट्रिक्स है ना उसको नेगेटिव के साइन के साथ लिख दो। 3 3 बी, नेगेटिव का 3 5 और ए, और नीचे आ गया बी 7 और 9। अब क्या करोगे बेटा? इसको ओपन अप करवाओगे तो नेगेटिव साइन अंदर जाके तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ये बन गया 3 -3 b, ये बन गया 3 5 और 7, ये बन गया b a और 9। अब इसको नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा -3 -3 -b, ये बन जाएगा नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 3, ये बन जाएगा मेरे पास नेगेटिव का 5, ये बन जाएगा नेगेटिव का a, ये बन जाएगा नेगेटिव का b, ये बन जाएगा नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 7 और ये बन जाएगा नेगेटिव के 9 के बराबर। तो यानी कि देखो, चूंकि एग्जामिनर ने आपसे क्या कहा है कि मैट्रिक्स कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि आप इस तरफ क्या लोगे, अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और ये बराबर आएगा नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स के। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स को आपने लिखा, उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करवा दिया, इन दोनों को आपस में कंपेयर करवा लो। अब हमें ये बात मालूम है कि आमने सामने वाली वैल्यूज एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, हमेशा बराबर। तो इसका मतलब देखो, अगर मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, ए की और बी की, तो बेटा देखो ए और बी की वैल्यू कैसे निकालोगे। यहां पे देखो आपके पास 7 के सामने क्या है, नेगेटिव का ए, यानी कि ए की वैल्यू बराबर है किसके, -7 के। सिमिलरली देखो यहाँ पे बी आ रहा है और यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है और यहाँ पे बी आ रहा है, और कहीं बी आ रहा है, नहीं आ रहा। तो यानी कि देखो, इनको अगर मैं आपस में कंपेयर करवाऊं, तो बेटा देखो बी के सामने क्या है, नेगेटिव का बी, तो बी से तो बी कट गया, इसका मतलब बी की वैल्यू तो 0 के बराबर है, साफ तौर पे दिख रहा है। क्योंकि देखो, जब मैं नेगेटिव के बी को इस तरफ भेजूंगा ना, तो क्या बन जाएगा, बी प्लस का बी इक्वल टू के बाद 0, तो 2 भी बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के बराबर। वाइल ऑन दी अदर हैंड अगर मैं देखूं तो 7 के सामने क्या है, नेगेटिव का ए, तो इसका मतलब ए की वैल्यू किसके बराबर है, -7 के, यानी कि ए बराबर है -7 के, बी बराबर है 0 के। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बिल्ला इज द करेक्ट आंसर। भाई मैट्रिसेस के अंदर खुदारा मैट्रिसेस की डेफिनेशंस को लाजमी तौर पे पढ़ लीजिएगा। मैट्रिसेस का जो मेरा टॉपिक है, जो लेक्चर मैंने डाला हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है कि भाई आपके पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, हर्मेशन स्क्यू हर्मेशन क्या होता है। आपको ये खुदारा ये चीज मालूम होनी चाहिए, पेपर में इसके रिलेटेड एमसीक्यूज, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है। वैसे इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब आप कंपैरिजन करवाओगे सिंपल तरीके से आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है एक्स स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4y माइनस का 37 इक्वल टू 0। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक रियल सर्कल को, एक यूनिट सर्कल को, एक पॉइंट सर्कल को, नॉट अ सर्कल। मैं आपको दो बातें बड़ी मजे की बताता हूँ। रियल सर्कल का मतलब होता है नॉर्मल जो आपका सर्कल होता है ना, उसको रियल सर्कल कहते हैं। यूनिट सर्कल का मतलब होता है एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या हो, 1 के बराबर। पॉइंट सर्कल दुनिया में एक ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस होता है 0 के बराबर। और नॉट अ सर्कल कैसे पहचानोगे, तो भाई देखो यहाँ पे एक कंडीशन, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट तो आपको ये दे दिया कि भाई सर्कल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, आप लोगों ने हो सकता है ना पढ़ी में, आपको पता ही ना हो। तो भाई रियल सर्कल का मतलब जो नॉर्मल सर्कल की इक्वेशन गिवन होती है ना, वो सिंपल सर्कल जो होता है वो रियल सर्कल होता है। यूनिट सर्कल का मतलब होता है एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या हो, 1 के बराबर। पॉइंट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस क्या हो, 0 के बराबर। यानी कि लेट्स सपोज मैंने पॉइंट बना दिया ना, ये पॉइंट सर्कल है, कितना छोटा है, कितना छोटा है, अगर मैं इसको जूम करूं तो शायद आपको नजर में आए। अगर मैं इसको जूम करूं, मैं मैक्सिमम मैंने जूम कर दिया, तो अभी भी देखो तो मैं यही देख रहा है। देखो ना, एक सर्कल बन गया ना, ये सर्कल ही तो है, और क्या है ये छोटा सा गोल दायरा जो है, ये पॉइंट सर्कल कहलाता है, सही है ना। यूनिट सर्कल इज अ सर्कल जिसकी अंदर रेडियस की वैल्यू क्या हो, 1 के बराबर हो। खैर, अब मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूं, दुनिया के अंदर कॉनिक्स की पहचान क्या होती है। देखो, ये कॉन्सेप्ट बहुत पेपर में आता है। मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं कॉनिक्स की पहचान का। कभी भी आपको किसी भी कॉनिक को पहचानना हो ना, उसकी कोई कुछ बेसिक बातें होती हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जब कभी कोई सर्कल की बात की जाती है ना, तो सर्कल की खास बात क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन में हमेशा याद रखिएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों मौजूद होंगे। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों मौजूद होंगे। दोनों के कोफिशिएंट्स हमेशा क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दोनों के कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, हमेशा सेम होने चाहिए। और तीसरी सबसे खास बात, दोनों का साइन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी इक्वेशन अगर सर्कल की होगी ना, उसके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों मौजूद होंगे। ना सिर्फ ये दोनों मौजूद होंगे, बल्कि इनके कोफिशिएंट भी सेम होंगे, बल्कि इनके साइन भी सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कहीं पे लिखा हुआ आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 9 इक्वल टू 0। आपको कितनी मासूम सी इक्वेशन लग रही है, बट ये भी एक सर्कल की इक्वेशन है, सही है ना, जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है। तो बेटा देखो, इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मौजूद होगा लाजमी तौर पे, दोनों के साइंस भी सिमिलर होंगे, और दोनों के कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर का नंबर लिखा हुआ है, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 4x स्क्वायर आ जाए, 4y स्क्वायर आ जाए, तब भी ये सर्कल की इक्वेशन रही, क्योंकि कोफिशिएंट क्या है, देखो सेम है। तो कोफिशिएंट का सेम होना क्या होता है, कंपलसरी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दी पैराबोला, पैराबोला की कंडीशन क्या होती है, इसको भी समझ लेते हैं। भाई ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, बड़े काम की होती है। पैराबोला की खास बात ये होती है कि पैराबोला की इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर कोई एक चीज होगी। हमेशा याद रखिएगा, कोई
एक चीज एग्जिस्ट करती है पैराबोला के अंदर, बाकी कोफिशिएंट वगैरह कैसे भी हो फर्क नहीं पड़ता। मगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से अगर कोई एक चीज आ रही है, यानी कि सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वो पैराबोलिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। वाइल ऑन दी अदर हैंड जब कभी हम इलिप्स की बात करते हैं, तो इलिप्स की खास बात क्या होती है बेटा, ये सारी बातें मैंने लेक्चर्स में बताई भी होती हैं, अलग से कुछ नहीं बता रहा। तो अगर आप चाहते हो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, तो किसी फजूल टीचर से पढ़ने के बजाय कोशिश करो ढंग से जो ईकेट मैथ्स के लेक्चर को गो थ्रू करो, सारी बातें मैंने डिफाइन करी हुई हैं। या फिर अगर आप बैच को ज्वाइन करते हो तो मैं लाइव क्लासेस के अंदर तमाम क्वेश्चन भी करवाता हूं, ना सिर्फ पास पेपर्स के, बल्कि साथ साथ आपको तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर्स भी मिलते हैं, आपको तमाम सब्जेक्ट्स की प्रॉपर तैयारी होती है लाइव क्लासेस के अंदर। तो खैर इलिप्स की कंडीशन क्या होती है कि भाई इलिप्स की कंडीशन ये होती है कि इलिप्स के अंदर भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों मौजूद होंगे। इलिप्स की कंडीशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों मौजूद होंगे, स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों मौजूद होंगे इलिप्स की इक्वेशन के अंदर। और खास बात पता है क्या है, इन दोनों के साइंस भी क्या होंगे, सेम होंगे। इन दोनों के साइंस भी क्या होंगे, सेम होंगे। डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है कि इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना, याद रखिएगा हमेशा डिफरेंट होंगे। कोफिशिएंट्स हमेशा क्या होते हैं, डिफरेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास इक्वेशन आ जाए, इक्वेशन आप खुद देखो, सर्कल और इलिप्स में डिफरेंस क्या होता है, सर्कल और इलिप्स में डिफरेंस होता है कोफिशिएंट्स का। कि भाई सर्कल में इलिप्स, सर्कल के अंदर क्या होते हैं, आपकी इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम होंगे, इलिप्स के अंदर क्या होगा, हमेशा कोफिशिएंट डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल एक एक्स स्क्वायर है, तो दूसरा होगा पॉजिटिव के अंदर ही होगा, सेम साइन के ऊपर, मगर वो होगा डिफरेंट। कि भाई प्लस का 3y स्क्वायर होगा, लेट सपोज मैं कहता हूं माइनस का 9 इक्वल टू 0। अब ये जो मेरे पास एक एलिप्स आ रहा है ना, इस एलिप्स की खास बात क्या है कि यहाँ पे देखो आपके कोफिशिएंट्स क्या है, दे आर डिफरेंट। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर आप ये एग्जांपल ले लो, नेगेटिव का एक्स स्क्वायर, नेगेटिव का 3 या नेगेटिव का 9y स्क्वायर कर लो, 3 क्यों कर लो, नेगेटिव का 9y स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6y माइनस का 17 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आ रही है किसकी आ रही है, इलिप्स की आ रही है। इस इक्वेशन की खास बात क्या है कि इसके अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। बेटा हमेशा याद रखिएगा सर्कल और इलिप्स में डिफरेंस ही क्या होता है। देखो सर्कल की शेप होती है ऐसे करके और इलिप्स की शेप होती है ऐसे करके। आपको एक सिंपल सी मैं लॉजिक बताऊं, सर्कल और इलिप्स के अंदर एसेंट्रिसिटी का भी डिफरेंस क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं होता ना, अक्सर टीचर्स भी ये बात नहीं बताते। भाई सर्कल की खास बात ये होती है कि सर्कल के अंदर जो मेजर एक्सिस होता है और माइनर एक्सिस होता है वो बराबर होता है, क्योंकि बेटा सेंटर से लेके हर जानिब का डिस्टेंस क्या होता है सर्कल में, बराबर होता है। इसीलिए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट हमेशा सेम होते हैं। वाइल इलिप्स के केस के अंदर क्या होता है कि सेंटर से लेके एक जानिब का डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा और सेंटर से लेके एक जानिब का डिस्टेंस क्या होता है, छोटा होता है, जिसको हम सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं। दैट्स द रीजन कि बेटा इलिप्स और सर्कल में बुनियादी डिफरेंस क्या है कि भैया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट एक में सेम होते हैं, एक में डिफरेंट होते हैं। सही है ना। वाइल अगर मैं हाइपरबोला की आपको कंडीशन बताऊं, तो हाइपरबोला की खास बात बेटा, जो मैं बातें पढ़ा रहा हूं ये बहुत ज्यादा पेपर में आती है कि एक कंडीशन पहचानने के लिए, इक्वेशन पहचानने के लिए। हाइपरबोला की आपको याद रखिएगा हमेशा खास बात क्या होती है इक्वेशन को पहचानने के लिए, हाइपरबोला में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो दोनों होते हैं, मगर इनके साइंस हमेशा डिफरेंट होते हैं। कोफिशिएंट सेम हो डिफरेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर साइन क्या होंगे, हमेशा डिफरेंट होंगे। तो इससे पहचाना जाता है कि हाइपरबोला की इक्वेशन है। पेपर में एक क्वेश्चन कैसे आता है, पेपर में एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि एग्जामिनर बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। जैसे इस क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, बताइए किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो पेपर में दो तरीकों से क्वेश्चन आएगा, या तो एग्जामिनर आपको कह देगा कि भैया बताइए सर्कल की इक्वेशन कौन सी है, पैराबोला की कौन सी है, हाइपरबोला की कौन सी है, इलिप्स की कौन सी है, और आपको आंसर के अंदर 4-5 इक्वेशंस गिवन होंगी। एक तरीका तो ये होता है, या फिर एग्जामिनर इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि बताओ ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो इन 4-5 बातों का बड़ा ख्याल रखिएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सर्कल की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, हमेशा याद रखिएगा 0। पैराबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1। इलिप्स की एसेंट्रिसिटी 0 से बड़ी होती है मगर 1 से छोटी होती है। हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से बड़ी होती है। इन 4-5 बातों का ख्याल रखिएगा, हमेशा एमसीक्यूज आएंगे। तो अब जरा वापस क्वेश्चन को देखो, यहां पे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ये कॉनिक किसको, ये इक्वेशन किस कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रही है, रियल सर्कल को, यूनिट सर्कल को, पॉइंट सर्कल को, नॉट अ सर्कल को। तो बेटा देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट कैसे हैं, डिफरेंट हैं, मगर दोनों पॉजिटिव हैं। इसका मतलब ये इक्वेशन आ रही है इलिप्स की, सर्कल की तो इक्वेशन ही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना था, नॉट अ सर्कल। हमेशा याद रखिएगा सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों मौजूद होंगे, मगर कोफिशिएंट्स क्या होंगे, हमेशा सिमिलर, साइंस भी सिमिलर होंगे। पैराबोला में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से कोई एक चीज एग्जिस्ट करती है, इलिप्स के केस के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों मौजूद होते हैं, साइंस दोनों के सिमिलर होंगे, मगर कोफिशिएंट हमेशा डिफरेंट होंगे। हाइपरबोला के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों मौजूद होंगे, मगर साइंस डिफरेंट होते हैं, एक पॉजिटिव में होगा एक नेगेटिव के अंदर होगा। इन 4-5 चीजों को हमेशा याद रखिएगा, पेपर में हर साल हर नेट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैं आपको साथ साथ चंद इंपॉर्टेंट बातें जो बता रहा हूं बड़ी काम की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे फॉर द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल द सेंटर ऑफ अ सर्कल विल बी डैश। वो तमाम बच्चे जिन्होंने मुझसे तालीम हासिल करी है मुस्कुराना चाहिए। भाई सर्कल की अगर आपको इक्वेशन गिवन है, आपको सेंटर
सेंटर निकालना है ना, तो इसकी शॉर्टकट क्या होता है, सिंपल एक्स कोफिशिएंट और सिंपल लीनियर एक्स और लीनियर वाई जो है ना, इनको डायरेक्टली -2 पे डिवाइड करवा दो। कभी भी सर्कल का अगर सेंटर निकालना है तो सर्कल का सेंटर होता है -g, -f। सही है, आपको इक्वेशन गिवन है, तो जो लीनियर एक्स और लीनियर वाई है ना, इसको डायरेक्टली -2 पे डिवाइड करवा दो, तो क्या आ जाएगा इस केस के अंदर, ये हो जाएगा नेगेटिव का a डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव प्लस का b डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरे पास इस सर्कल की क्या आ जाएगी फाइनली, इक्वेशन आपका सेंटर आ जाएगा, यानी कि सर्कल का सेंटर क्या आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। दैट्स द लॉजिक हियर। कोई मुश्किल बात नहीं है, बच्चों वाली चीज है, सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अगेन ये फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट आ रहा है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर x माइनस ए फैक्टर आ रहा है किसका, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के का, देन के किसके बराबर है। यानी कि देखो आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल क्या आ रहा है, एक्स क्यूब, आगे आ रहा है प्लस का एक्स स्क्वायर, आगे आ रहा है प्लस का के, इक्वल टू के बाद जीरो कंसीडर कर लो। आपको फैक्टर क्या गिवन है, एक्स माइनस का ए। तो भाई x माइनस का ए अगर फैक्टर गिवन है, तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो किसके बराबर आ जाएगी, a के बराबर आ जाएगी। तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे डाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a का क्यूब प्लस का a का स्क्वायर प्लस का k, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव का k। तो भाई नेगेटिव साइन को दूसरी तरफ भेज दीजिए, तमाम टर्म्स का साइन क्या हो जाएगा, कन्वर्ट, तो ये बन जाएगा k इज इक्वल टू नेगेटिव a का क्यूब नेगेटिव a का स्क्वायर। सो मेरा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी के बराबर। देखो कभी भी अगर आपको फैक्टर वाला क्वेश्चन गिवन होता है ना, जो भी फैक्टर की वैल्यू होती है जीरो पे सपोज करवाओ, उसको उठा के अपनी मेन इक्वेशन में डाल दो, आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भैया दो इक्वेशंस आ रही हैं, तो बताइए सॉल्यूशन क्या है इन इक्वेशंस का। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेशतर पेपर में आते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। कैसे सॉल्व करोगे, आपको देखो एक इक्वेशन गिवन है 2x प्लस का 5y माइन इक्वल टू के बाद 4। दूसरी इक्वेशन आ रही है मेरे पास 5x माइनस का 8y इक्वल टू के बाद 0। तो भैया अगर मुझे इसे सिंप्लीफाई करवाना है, तो बेटा अगर देखो मैं पहली वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करवा दूं, पूरी इक्वेशन को 5 से, और दूसरी वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों में 10x आ जाएगा, सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। तो क्या बन जाएगी, पहली वाली इक्वेशन हो जाएगी 5 2 जार 10x प्लस का 5 5 जार 25y इक्वल टू के बाद 5 4 जार इज 20। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 5 2 जार 10x माइनस का 8 इंटू 2 16y इक्वल टू के बाद 0। दोनों को अब आपस में सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए। दोनों इक्वेशन को जो सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो हमेशा याद रखिएगा तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो 10x से 10x कट गया, 25 में जब मैं 16 को जोड़ूंगा, 25 में 10 35, 35 में मजीद 5 40 और 1 41y हो गया। क्या बन गया, 41y इक्वल टू के बाद देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इक्वल टू के बाद यहाँ पर आ रहा है 20 20 आ रहा है ना, तो प्लस का 20 जब नीचे मैं लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस का 0, यानी कि सिंपल 20 ही आ जाएगा। यहाँ पे तो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, सिंपल तरीके से 20 के बराबर आ जाएगा। बेटा देखो यहाँ पे 20 माइनस के जब 0 करोगे, सिंपल क्या आ गया, 20 आ गया। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये आ गई 20 डिवाइडेड बाय 41 के बराबर। किसके बराबर आ गई, 20 डिवाइडेड बाय 41 के बराबर। अब ये जो y की वैल्यू आ रही है, इसको उठा के हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से x की वैल्यू निकालेंगे। तो इधर आप पहली इक्वेशन में डाल दो y की वैल्यू, दूसरी इक्वेशन में डाल दो, आपकी चॉइस है। तो आसान वाली इक्वेशन में मैं डाल देता हूँ। आसान वाली इक्वेशन कौन सी है यार, ये सेकंड वाली इक्वेशन मुझे ज्यादा आसान लग रही है। तो ये बन गया 5x माइनस का 8 का 8 y की जगह पे आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 41 इक्वल टू के बाद 0 का 0। वैसे मुझे साफ तौर पे दिख रहा है इनमें से कोई भी आंसर नहीं, नन ऑफ दीज मेरा आंसर होना चाहिए, क्योंकि देखो y की वैल्यू आ रही है 20 बाय 41, तमाम ऑप्शंस के अंदर 29 बाय 41 है, पर फिर भी चेक कर लेते हैं फर्दर। तो क्या बन गया, 5x का 5x। तो बेटा देखो 8 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 0 जार 8 हो जाएगा, 8 इंटू 16 ये आपके पास हो जाएगा सिंपल 8 2 जार 16 के बराबर। और नीचे आ गया 41 का 41 इक्वल टू के बाद 0। माइनस की टर्म को दूसरी तरफ भेजोगे, प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 5x इज इक्वल टू प्लस का 160 डिवाइडेड बाय 41। ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा। तो 5 3 जार 15 होता है, एक कैरी गया, 5 2 जार 10। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये आ गई 32 बाय 41 के बराबर। यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा, प्लस का 32 बाय 41। और हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, 29 बाय 41। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो बेटा देखो x की वैल्यू क्या आ रही है 32 बाय 41, y की वैल्यू आ रही है 20 बाय 41। तो करेक्ट आंसर आपके पास है नन ऑफ दीज। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो नन ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा बेटे अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है 1 माइनस का साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बराबर है √3 डिवाइडेड बाय 3 के। तो बताइए थीटा किसके बराबर होगा। देखो हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूलाज या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर चंद बुनियादी फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम होना चाहिए कि भैया साइन थीटा का हाफ एंगल क्या होता है, कॉस थीटा का क्या होता है, आपके पास सिमिलरली टेंजेंट थीटा का क्या होता है।
ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इन्हीं से आपके पास दो तरह के फॉर्मूलाज फॉर्म होते हैं। इनमें से एक फॉर्मूला होता है 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है रूट के अंदर 1 + के cos थीटा के। वाइल अगर कभी भी आपके पास लिखा हुआ आ जाए 2 sin थीटा बाय 2, तो हमेशा याद रखिएगा ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है अंडर रूट के अंदर 1 - के cos थीटा के। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ये दो, इन दो फॉर्मूलाज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसी के अलावा अगर कभी भी दुनिया में लिखा हुआ हो आपके पास 1 - का sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये बराबर होता है हमारे पास टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 2 के। इन तीन फॉर्मूलाज का आपने हमेशा ख्याल रखना है। देखो ये तीनों फॉर्मूलाज आपके पास जो डबल एंगल हाफ एंगल फॉर्मूलाज होते हैं वहीं से ड्राइव हो रहे होते हैं, मगर ये तीन फॉर्मूला चूंकि इंटरमीडिएट फॉर्मूलाज होते हैं अक्सर लोग उनको जहन में नहीं बिठाते, अक्सर लोग उसको जो है ना छोड़ के चले जाते हैं। अक्सर वो पेशतर आप देखोगे पेपर के अंदर इस टॉपिक के ऊपर बेतहाशा क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे कि 1 + का cos थीटा क्या होता है, कि 1 - का cos थीटा क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 + का कहीं पे cos थीटा लिखा हुआ है, तो 1 + का अगर cos थीटा लिखा हुआ है तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होता है 2 cos² थीटा बाय 2 के। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1 - का cos थीटा तो ये बराबर होता है 2 sin² थीटा बाय 2 के। वाइल कहीं पे अगर टेंजेंट थीटा/2 लिखा हुआ है तो ये बराबर होता है 1 - का sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा के। इन तीन फॉर्मूलाज को हमेशा जहन में रखिएगा, पेपर में बेतहाशा सिंपल एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं और इनके क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे यही चीज पूछी हुई है, एग्जामिनर कह रहे हैं 1 - का sin थीटा बाय cos थीटा किसके बराबर है? √3/3 के। तो कह रहे हैं टेंजेंट थीटा क्या होगा? देखो हमें पता है कि 1 - का sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है, ये बराबर होता है हमारे पास टेंजेंट थीटा/2 के। इक्वल टू के बाद क्या? इक्वल टू के बाद है √3/3। अब टेंजेंट को जब मैं दूसरी तरफ भेजूंगा तो वहां पे जाके क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास इनवर्स, क्योंकि टेंजेंट जब दूसरी तरफ जाएगा तो इनवर्स की फॉर्म पे जाएगा, तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स अंडर √3/3। और √3/3 किसके बराबर होता है? यहाँ पे अगर आप सिंपल रैशनलाइज करो तो बेटा देखो 1/√3 जो होता है उसको आप बेसिकली क्या लिख सकते हो? अंडर √3/3 भी लिख सकते हो ना 1/√3 को, क्योंकि देखो जब आप यहाँ पे उसको रैशनलाइज करवाओगे तो बेसिकली क्या बन जाता है? √3/3। तो देखो यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स √3/3 का मतलब क्या? 1/√3। तो बेटा देखो हमें ये बात मालूम है कि दुनिया के अंदर टेंजेंट इनवर्स 1/√3 किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 30 डिग्री के। ऐसा ही है, 30 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि इस पूरी टर्म की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि थीटा/2 किसके बराबर है? ये बराबर है 30 डिग्री के। ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देगा। तो जाहिर सी बात है हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30×2 = 60 के बराबर। तो यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास? 60 डिग्री के बराबर। सो ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपको एक मैट्रिक्स देके कह रहा है कि बताइए ये मैट्रिक्स कौन सा आ रहा है? यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी है, स्केलर है, ऑल ऑफ दीज है। तो भैया मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है, और सारे के सारे नॉन डायगोनल्स क्या है? 0 के बराबर है। तो जाहिर सी बात है भाई ये मैट्रिक्स हमारे पास कैसा है? डायगोनल भी हो सकता है, इसको स्केलर भी कह सकते हैं, इसको हम आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जहां पे हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, और नॉन डायगोनल्स क्या होते हैं? 0 होते हैं। मगर अगर कभी भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर होते हैं तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं या यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये तमाम मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो मैट्रिक्स है ये क्या कहलाएगा? ऑल ऑफ दीज कहलाएगा। अच्छा बेटे अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे कहता है अगर y² / 4² - x² / b² = 1 देन द ट्रांसवर्स एक्सिस विल बी डैश। अब देखो क्वेश्चन देखते साथ ही अंदाजा हो गया कि इस क्वेश्चन के अंदर y वाली वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। x² वाली वैल्यू कैसी है बेटा? नेगेटिव है। इसका मतलब क्या? ये एक ऐसा हाइपरबोला आ रहा है कि जिसके अंदर हमारे पास y का जो वेरिएबल है ना वो पॉजिटिव है, x का वेरिएबल नेगेटिव की फॉर्म में। तो हमें ये बात मालूम है कि हाइपरबोला के अंदर जो वेरिएबल पॉजिटिव होता है ना उसका ट्रांसफर एक्सिस होता है। जो भी वेरिएबल पॉजिटिव होगा बेटा उसका क्या होगा? ट्रांसफर एक्सिस होगा। और जो नेगेटिव के अंदर होगा उसका क्या होता है? कॉन्जुगेट एक्सिस होता है। तो भाई यहाँ पे देखो y के नीचे y क्या है? पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ट्रांसफर एक्सिस कहां पर होगा? अलोंग दी y होगा। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? सॉल्व हो गया। बेतहाशा क्वेश्चंस कॉनिक्स के ऊपर आते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन आ रहा है ट्रिगोनोमेट्री से। अगेन ये क्वेश्चन बेतहाशा दफा आया हुआ है नस के अंदर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जामिनर कह रहे हैं ट्राइंगल के रेशियोज मैंने आपको दे दी है, व्हाट इज द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 एंगल्स। देखो कैसे सॉल्व करोगे। आपको ये बात मालूम है कि दुनिया के अंदर कोई भी ट्राइंगल अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उस ट्राइंगल के अंदर तमाम एंगल्स का सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। ये इसका अल्फा एंगल है, ये इसका बीटा है, ये इसका गामा है। हमेशा याद रखिएगा किसी भी ट्राइंगल के अंदर तमाम एंगल्स का सम क्या होता है? तमाम एंगल्स का सम होता है
180 डिग्री के बराबर। अब मेरे बहुत जल्द दोस्तों इंशाल्लाह ताला रेशियोज के ऊपर आप देखोगे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, सेट के ऊपर, डिटेल सेट के ऊपर, एनटीएस के ऊपर। मैं बहुत डिटेल क्वांटिटेटिव मैथ्स की प्लेलिस्ट आप तमाम बच्चों के लिए डिजाइन कर रहा हूं, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला उसको पोस्ट करना स्टार्ट करूंगा। तो मैं हमेशा बच्चों को एक रेशियो के हवाले से चीज भी गाइड कर रहा होता हूं कि देखो रेशियो को, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले क्या निकालो, सम ऑफ रेशियो निकालो। तो देखो आपके पास तीन टर्म्स का रेशियो गिवन है, 2:3:4, यानी कि तीनों एंगल्स का आपको रेशियो गिवन है यहाँ पे। और इनका सम किसके बराबर होगा, इनका सम बराबर होगा 2 प्लस का 3 5, 5 प्लस का 4 9 के बराबर। आपको निकालना क्या है, स्मॉलेस्ट रेशियो का एंगल निकालना है, फिर स्मॉलेस्ट एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो जाहिर सी बात है जो रेशियो सबसे स्मॉलेस्ट है उसका एंगल भी क्या होगा, सबसे छोटा वाला होगा ना। इन तीनों में से सबसे छोटा रेशियो कौन सा है, दूसरा है। तो इसको मैं ऊपर रखूंगा, यानी कि पार्ट ऑफ द रेशियो को ऊपर रखा जाता है। नीचे सम को रखोगे, मल्टीप्लाई बाय टोटल एंगल्स का सम क्या होता है, 180 के बराबर। हमें पता है 9 1 9 होता है, 9 2 इज 18, 0 का 0, और 2 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 डिग्री के बराबर। यानी कि सबसे छोटा एंगल कितने के बराबर है, 40 डिग्री के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जामिनर आपसे कहता ना कि मिड वाले एंगल का वैल्यू बताओ, जो जो मिड का एंगल है यानी कि मिडिल एंगल है उसकी वैल्यू बताओ, तो जो मिडिल वाला रेशियो है उसका ऊपर रखते, नीचे रेशियोज का सम रखते, मल्टीप्लाई बाय एंगल्स का सम क्या होता है, तमाम एंगल्स का कंप्लीट सम होता है 180 के बराबर। तो अगेन 9 2 क्या होता है, 18 होता है, 0 का 0, ये बन जाएगा 60 डिग्री के बराबर। अगर एग्जामिनर कहता है लार्जेस्ट एंगल बताओ, तो सिंपल तरीके से जो लार्जेस्ट रेशियो आ रहा है उसको ऊपर रखते, तमाम रेशियोज के सम को नीचे रखते, मल्टीप्लाई बाय कंप्लीट जो आपके पास एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 9 1 9, 9 2 इज 18, 0 का 0, 4 2 8 और 80 के डिग्री के बराबर होता। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, ये सॉल्व हो गया। क्या मुश्किल बात है। अच्छा बेटा लगे हाँ, तो आज की क्लास में एक और क्वेश्चन देख लो। और तो 10 एमसीक्यूज हो चुके हैं, बट एक और मैं करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन भी आजकल रिसेंटली बड़ा रिपीट हो रहा है पेपर्स के अंदर। एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास आ रहा है 2n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, तो बताइए कैसा ये आपके पास सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, रैंडम है। तो भाई आपके पास देखो जनरल टर्म क्या है, 2n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू क्या डालूं, अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे डालता हूँ पहले 1, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा भैया 2, n की जगह पे 1 आ गया। इधर भी क्या आ जाएगा, n की जगह पे आपके पास आ जाएगा सिंपल 1, n की जगह पे क्या आ जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा, इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 2 1 2 हो गया, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, यानी कि जब आपने n की जगह पे 1 रखा आंसर 2 मिल रहा है। अच्छा भाई n की जगह पे अगर मैं 2 रखता हूं तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा n की जगह पे 2 आ गया, नीचे n फैक्टोरियल की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है, तो इसका आंसर भी 2 आ गया। अगर मैं देखो n की जगह पे 3 रखूंगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 का 2, ये आ जाएगा 3 के बराबर। ये हो जाएगा मेरे पास 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल होता है 6 के बराबर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो सिंपल 1 आ गया। अच्छा अगर मैं n की वैल्यू 4 रखता हूं तो क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 2 8 और नीचे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो भैया ये हमारे पास हो गया सिंपल 8 का 8, 4 फैक्टोरियल होता है 24 के बराबर। तो ये देखो रैंडम नंबर आपको मिल रहे हैं। आपको नंबर्स कैसे मिल रहे हैं, रैंडम। इंक्रीजिंग उस वक्त होता कि जब पहली वैल्यू जो भी होती अगली वैल्यू उससे बड़ी होती, फिर उससे अगली वैल्यू उससे भी बड़ी होती, उससे अगली वैल्यू उससे भी बड़ी होती, तो इंक्रीजिंग तो नहीं है। डिक्रीजिंग कुछ बच्चे बोलेंगे, मगर देखो डिक्रीजिंग उस वक्त होता जब आपके पास जो पहला नंबर आया था अगला नंबर उससे छोटा होता, उससे अगला उससे छोटा होता, उससे अगला उससे छोटा होता। तो अब देखो पहले दो नंबर जो सिमिलर आ गए ना, इसका मतलब डिक्रीजिंग तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब सीक्वेंस कौन सा है, रैंडम है। इसका मतलब सीक्वेंस कैसा है, रैंडम सीक्वेंस आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। इस तरीके से बेटा हमारी आज की क्लास के टॉप 10 एमसीक्यूज अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचते हैं। मेरी कोशिश होती है कि बेटा आपको जो भी एमसीक्यूज पढ़ाऊं बहुत डिटेल में पढ़ाऊं, डिटेल में आपको पूरी बात समझाऊं। क्योंकि देखो करवाने को तो बेटा मैं भी 2 मिनट में सॉल्व करवा सकता हूं, करवाने को मैं भी 5 मिनट में सॉल्व करवा सकता हूं, और वो आपके किसी काम का नहीं है। यू नीड टू फिगर इट आउट कि यार आपको जो मैं बातें पढ़ा रहा होता हूँ, जो शॉर्टकट्स आपको दे रहा होता हूँ, आपने उनको यूटिलाइज करना है। जब तक आप उनको यूटिलाइज नहीं करोगे उनका फायदा नहीं है। रिमेंबर दिस थिंग, मेरी कोशिश है कि आपको नस के ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएं। और अभी तक मैं मोर देन 4000 एमसीक्यू नस के सॉल्व करवा चुका हूं। डिस्क्रिप्शन के अंदर उन सबका प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, लाजमी तौर पे कवर करें। मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं बेटा आपके नस के नेट 1 के लिए, नेट 2 के लिए, नेट 3 के लिए, नेट 4 के लिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना पेपर लाजमी तौर पर मेरे साथ शेयर करिएगा। यहीं पे इस क्लास को एंड करती है इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। बस मेरा न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, नस्ट के लिए, फास्ट के लिए, यूईटी के लिए, कॉमसेट्स के लिए, इसके अलावा जीआईकेआई के लिए, लम्स के लिए, आईबीए के लिए, एनईडी के लिए, मैरान के लिए, पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन इसमें शामिल होगी। इसके अंदर आपको हर क्लास लाइव पढ़ाई जाएगी, यानी कि तमाम सब्जेक्ट्स आपको लाइव कवर करवाए जाएंगे। ना सिर्फ ये बल्कि साथ साथ आपको कंप्लीट के अंदर, डिटेल के अंदर आपके डाउट सेशंस होंगे। इसके अलावा आपको पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा आपकी हर सब्जेक्ट की क्लास लाइव होगी, और तमाम सब्जेक्ट प्रॉपर प्रोफेशनल टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं। ये नहीं कि बेटा एक ही बंदा बैठ के फिजिक्स पढ़ाए, केमिस्ट्री पढ़ाए, मैथ्स पढ़ाए, इंग्लिश पढ़ाए, इंतहाई बेकार किस्म का काम होता है। और टीचर वो होता है जो बेटा
अपने सब्जेक्ट के अंदर माहिर होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डिफरेंट कॉलेजेस के एचओडीज होते हैं जो कि हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर टीचिंग कर रहे होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे होते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर आपकी तमाम के तमाम आपके टेस्ट जो होते हैं वो आपके लाइव टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, आपके एफएलपीज होते हैं, आपके वीकली टेस्ट होते हैं, आपके मंथली जीटीज होते हैं, आपके प्रॉपरली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कंडक्ट होते हैं। इसके अलावा आपके टॉपिकल पास पेपर्स होते हैं। सो इस बैच को आप बिल्कुल ज्वाइन करिए। इस बैच के अंदर आपकी टॉप 25 यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन शामिल होती है। पूरे साल की फीस 6,500 7,000 रुपए होती है। कोई भी इंस्टीट्यूट आपको इतनी कम कीमत के ऊपर इतनी ज्यादा फैकल्टी, इतनी ज्यादा फैसिलिटीज ऑफर नहीं कर सकता जिनकी प्रॉपर एक प्रोफेशनल फैकल्टी हो। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑफरिंग दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ थिंग। तो मैं अपने तमाम बच्चों से कहता हूं उसको लाजमी तौर के ऊपर लें, उसमें आपका बहुत ज्यादा फायदा है। इसके अलावा मेरी आप ईकेट के लेक्चर से यूट्यूब पे भी तालीम हासिल कर सकते हैं। यूट्यूब के लेक्चर्स के अंदर और भाई लाइव क्लासेस का डिफरेंस ये होता है कि पहली बात तो वो लाइव होती है, यूट्यूब वाली रिकॉर्डेड होती है। दूसरे नंबर के ऊपर लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भाई लाइव क्लासेस के अंदर जो रीसेंट ट्रेंड्स होते हैं पेपर्स के उनको डिस्कस किया जाता है, जो रीसेंट आपके पास एबनॉर्मेलिटीज होती है उनको डिस्कस किया जाता है, जो रीसेंट क्वेश्चन जिस तरह के आ रहे होते हैं उनके ऊपर बात होती है। इसके अलावा हर चीज लाइव पढ़ाई जाती है जहां पे बच्चे अपना डाउट पूछ सकता है। तो ये तमाम की तमाम चीजें हमारी लाइव क्लासेस के अंदर आपको प्रोवाइड की जाती हैं। आप लाजमी तौर के ऊपर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जसानी।